प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग दो अवधारणाओं की चर्चा करेंगे, अस्तित्ववाद और कलावाद। पहले हम अस्तित्ववाद की चर्चा करेंगे और इसके बाद कलावाद की। आप यह ध्यान रखें कि इन दोनों अवधारणाओं के बीच सीधा संबंध नहीं है। संबंध तो हो सकते हैं, लेकिन कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए इन दोनों अवधारणाओं की चर्चा हम लोग अलग अलग करेंगे। अस्तित्ववाद का उद्भव दर्शन के क्षेत्र में हुआ, पर यह व्यवस्थित विचार प्रणाली नहीं है। अस्तित्ववादी विचारकों के बीच काफ़ी मतभेद दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पॉल सार्त्र एवं उनके अनुयायी अगर निरीश्वरवादी हैं, तो कार्ल जैस्पर्स ईश्वरवादी हैं और मार्टिन हाइडेगर भविष्य में एक नए धर्म की संभावना में विश्वास रखते हैं। इनके राजनीतिक विचारों में भी भिन्नता नजर आती है। सार्त्र ने एक जमाने में मार्क्सवाद का समर्थन किया, तो हाइडेगर ने नाजीवाद का। फिर बाद में दोनों अपने अपने राजनीतिक मतों से पीछे हट गए। एक धारणा यह भी प्रचलित रही है कि अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन है जो वास्तव में जिया जाता है। इस अर्थ में यह किसी भी प्रकार के पद्धति निर्माण के विरुद्ध है। मतभेदों के बावजूद अस्तित्ववादी विचारकों के विचारों में परस्पर व्याप्ति का क्षेत्र और सरोकारों की समानता भी दिखाई पड़ती है। इन्हें हम कौटुंबिक सादृश्य भी कह सकते हैं। अस्तित्ववाद को बुद्धिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। आधुनिक काल में विज्ञान के विकास ने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में भारी बदलाव उपस्थित कर दिया। भौतिक सुख सुविधाओं की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जीवन जगत की नई समझ ने धर्म को अपदस्थ कर विज्ञान को मानव जीवन के केंद्र में प्रतिष्ठित कर दिया। धार्मिक आस्था की जगह वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का बोलबाला हो गया। तर्क बुद्धि को मनुष्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति माना गया जो सभी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ थी। इनके माध्यम से मनुष्य संपूर्ण सर्वसंग्राहकता है और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसके बारे में यह धारणा बन गई कि यह निरपेक्ष है, अर्थात अव्युत्पन्न है, अन्य किसी भी प्रकार से नियत नहीं है और इसकी क्षमता असीम है। ये ज्ञानोदय की चिंतन परंपरा में, ज्ञानोदय से जुड़े हुए दार्शनिकों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरह से वो तर्क बुद्धि को निरपेक्ष मानते हैं, किसी भी प्रकार से उसे नियंत्रित और निर्धारित नहीं मानते हैं। और उनका यह मानना था कि तर्क बुद्धि के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा कर मनुष्य उस ज्ञान के द्वारा न सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करेगा और इस दुनिया से भूखमरी, गरीबी इत्यादि खत्म हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ मानव के मन के जो डार्क पक्ष हैं, जो अंधेरे पक्ष हैं, उन पर भी इसके माध्यम से विजय हासिल की जा सकती है। और इस तरह से तर्क बुद्धि के माध्यम से मानव का एक सुनहरा भविष्य निर्मित किया जा सकता है। निश्चय ही इसके पीछे आधुनिक दौर में जो विज्ञान का तेजी से विकास हुआ और उसके कारण मनुष्य के जीवन में जो सुख सुविधा आई, उससे जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, वह आत्मविश्वास इस तर्क बुद्धि की धारणा में निहित है। नीत्शे ने ठीक कहा था। नीत्शे ने ईश्वर के मृत्यु की घोषणा की और साथ ही यह संभावना जाहिर की कि ईश्वर की मौत के बाद इस बात की संभावना है कि ईश्वर के स्थान पर स्वयं मनुष्य आ जाए। लेकिन अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि तर्क बुद्धि भी मानव स्वभाव का एक अंग है। इसलिए यह मानवीय प्रकृति से प्रभावित और नियंत्रित होती है। अतः यह निरपेक्ष नहीं है। इसकी क्षमता को असीमित मानना भी बहुत उचित नहीं जान पड़ता। बाद में फ्रॉयड द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान के विकास ने तर्क बुद्धि की निरपेक्षता से संबंधित सारे भ्रमों को दूर कर दिया।
आधुनिक मनोविज्ञान के विकास से यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि मानवीय कार्यों का निर्धारण न सिर्फ उन उद्देश्यों और आवेगों से होता है जिनसे हम अवगत रहते हैं, बल्कि काम वृत्तियों, मूल प्रवृत्तियों, संस्कारों तथा बचपन की अनुभूतियों से भी होता है जो हमारे अचेतन में सक्रिय रहती हैं। अचेतन की सत्ता को स्वीकार करने का अर्थ है इस बात को स्वीकार करना कि तर्क बुद्धि की भी अपनी सीमा होती है। जाहिर है, तर्क बुद्धि का अपना महत्व है। वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का, वैज्ञानिक रैशनैलिटी का अपना महत्व है, लेकिन उसके महत्व को असीमित मानना, उसे निरपेक्ष मानना बहुत संगत नहीं है। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा कि इसी वैज्ञानिक तर्क बुद्धिवाद के एक तरह से प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्ववाद का जन्म हुआ। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सोरेन किर्केगार्ड। अस्तित्ववाद शब्द के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। वे कैथोलिक धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनके अनुसार अस्तित्ववाद समस्त विशुद्ध अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तर्क बुद्धिवाद के विरुद्ध है। यह तर्क बुद्धि की निरपेक्षता की धारणा में विश्वास नहीं रखता। किर्केगार्ड का मानना है कि दर्शन का संबंध व्यक्ति के जीवन और उसकी अनुभूति से होनी चाहिए, उस ऐतिहासिक स्थिति से होनी चाहिए जिसमें वह अपना जीवन जीता है। इस तरह से उन्होंने दर्शन को व्यक्तिकता से जोड़ने की कोशिश की, एक तरह से दर्शन को व्यक्तिक मोड़ देने की कोशिश की। किर्केगार्ड धार्मिक आस्था और नैतिक आत्मा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। अपने विश्वास का समर्थन करने के लिए उन्होंने परम विरोधाभास की धारणा का प्रस्ताव रखा। इसका आशय यह है कि अगर हम नैतिकता और धर्म के क्षेत्र की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, सच्ची अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें तर्क बुद्धि का पूरी तरह परित्याग कर देना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे अगर ईसा मसीह के बारे में हम सोचें तर्क बुद्धि के माध्यम से, तर्क बुद्धि की धारणा पर परखें, तो ऐसा जान पड़ेगा कि ईश्वर पहले मनुष्य बन गया और फिर एक निर्धन मनुष्य के रूप में उसका बलिदान कर दिया गया, उसे मृत्यु की सजा दी गई। लेकिन अगर हम विश्वास के आधार पर इसे परखें तो तर्क के माध्यम से जो बिल्कुल असंगत जान पड़ता है वही परम विरोधाभास है। जो तर्क के माध्यम से असंगत है उसी के सच होने की संभावना है किर्केगार्ड के अनुसार। तब हम धार्मिक अनुभूति के क्षेत्र में जा सकते हैं और तब हमारी किर्केगार्ड के अनुसार यह समझ बनेगी कि जो मसीही धर्म है, जो कैथोलिक धर्म है, वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ परम विरोधाभास का तत्व दिखाई पड़ता है। बाद में इस धारणा को कई विचारकों ने विकसित किया और विचारकों की यह परंपरा लंबी है। उसमें एक दो जो महत्वपूर्ण हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे जॉन पॉल सार्त्र महत्वपूर्ण विचारक हैं और उनका यह कथन बहुत प्रसिद्ध है, तत्व के पहले अस्तित्व आता है। यहाँ तत्व से अभिप्राय मनुष्य की मौलिक प्रकृति से है और अस्तित्व का अर्थ व्यक्ति के उन कर्मों से संबंधित है जिनसे उसका इस जगत में होना सिद्ध होता है। अस्तित्व में अस्ति अर्थात होने का भाव निहित है। वैसे तो अस्तित्व इस दुनिया में पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का भी है और प्राणिशास्त्रीय प्रक्रिया से इनका भी विकास होता है, पर मनुष्य की स्थिति इस मामले में विलक्षण है। वह अपने व्यक्तित्व का विकास खुद के निर्णयों से करता है। व्यक्तित्व की विलक्षणता अस्तित्ववाद का केंद्रीय विषय है। सार्त्र के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि उसका न तो जन्म पर नियंत्रण है और न ही मृत्यु पर उसे अपने चुनाव और निर्णय का जीवन जीना चाहिए। चूंकि न जन्म पर नियंत्रण है और न ही मृत्यु पर, लेकिन वह उसका जो अपना जीवन है इस पर उसका नियंत्रण हो सकता है। इसलिए उसे अपने चुनाव और निर्णय का जीवन जीना चाहिए। चुन वह कुछ भी सकता है,
लेकिन हर हाल में उसका चुनाव उसकी अपनी आस्था और संवेदना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही चुनाव क्रिया और दायित्व से भी बंधा हुआ है। इसलिए शास्त्र के अनुसार चुनाव वही बेहतर होता है जो सबके लिए हितकर हो। जो दूसरों के द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करता है, शास्त्र के अनुसार वह अप्रामाणिक जीवन जीता है। लेकिन गहराई से अगर शास्त्र की अवधारणा इस अवधारणा पर विचार करें कि निर्णय सबसे अच्छा वही होता है जो सबके लिए हितकर होता है, तो आपको इसमें समस्या दिखाई पड़ेगी। समस्या को हम उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। इसे जीवन से जोड़कर आप देखने की कोशिश करें कि जीवन में यह स्थिति निर्मित हो सकती है कि देश की सीमा पर युद्ध चल रहा हो और युद्ध की मांग हो कि जो जवान, जो युवा हैं, वो मोर्चे पर जाकर लड़ें। लेकिन मान लीजिए अगर किसी एक व्यक्ति का, युवा का, उसकी माँ बेहद बीमार हो और उसे देख रेख की और इलाज की ज़रूरत है, तो ऐसे में वह व्यक्ति क्या करेगा? युद्ध के मैदान में जाकर लड़ेगा या फिर अपनी माँ की सेवा करेगा? इसी तरह से जीवन में, संस्कृति के क्षेत्र में, समाज में पारंपरिक मूल्यों और नए नैतिक मूल्यों के बीच, नए सांस्कृतिक मूल्यों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। जैसे पारंपरिक मूल्य यह कहते हैं कि अंतर्जातीय विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, लेकिन आधुनिक मूल्य कहते हैं, या आधुनिक मूल्य जो सांस्कृतिक मूल्य है उसके तहत आप सोचें तो यह जो जाति प्रथा है हमारे देश में और इसके आधार पर जो विभेद है वह अनुचित जान पड़ता है। और मान लीजिए कि एक व्यक्ति के जीवन में यह स्थिति उत्पन्न हो कि अगर किसी दूसरी जाति के लड़की से किसी लड़के को प्रेम हो या लड़की को, तो इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे पुराने मूल्यों के अनुसार चलना चाहिए या नए मूल्यों के अनुसार? शास्त्र यहाँ हल देंगे, वो कहेंगे कि जिसमें आपकी आस्था और संवेदना है उसे आप चुनिए। लेकिन आप चुन तो लेंगे, लेकिन शास्त्र की जो दूसरी बात है कि अच्छा निर्णय वह है जो सबके लिए अच्छा है। तो यहाँ यह स्थिति बनेगी कि पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले माँ पिता को यह चुनाव कि वो अंतर्जातीय विवाह करेगा बिल्कुल नागवार गुजरे। तो हर चुनाव सभी के लिए अच्छा हो यह संभव नहीं है। कई बार व्यक्ति और समाज के हित में कई बार विरोध दिखाई पड़ता है। ऐसी विरोधी स्थितियों में क्या करना चाहिए यह शास्त्र के यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है। इसी तरह से इस बात के परिप्रेक्ष्य में यह भी देखना चाहिए कि अस्तित्ववादी दर्शन पर विश्व युद्धों का भी गहरा प्रभाव देखा जा सकता है, जो 2 विश्व युद्ध हुए। इसीलिए शास्त्र की रचनाओं में भी आप देख सकते हैं और अस्तित्ववाद से जुड़े हुए दूसरे रचनाकारों की रचनाओं में भी। उनके साहित्य में आप देखेंगे कि त्रास, मृत्यु, अकेलापन, अजनबीपन और ऊब जैसे विषयों की प्रमुखता से अभिव्यक्त हुई है। मृत्यु के सामने अस्तित्व विश्व युद्धों ने जो बर्बादी का मंजर लोगों के सामने खींचा, जो बर्बादी का मंजर सामने आया, व्यक्तियों के अपने लोग, अपने प्रिय लोग मारे गए, वैसे में इस जीवन से ही एक तरह का मोह भंग दिखाई पड़ा। जीवन व्यर्थ जान पड़ने लगा। यह व्यर्थता का बोध, इस अजनबीपन का बोध, उबकाई, इनकी अभिव्यक्ति अस्तित्ववादी रचनाओं में खूब दिखाई पड़ती है। और यह निश्चित रूप से विश्व युद्धों के कारण जो निराशा और हताशा का माहौल निर्मित हुआ, उसका गहरा प्रभाव इस पर दिखाई पड़ता है। अब हम कलावाद की चर्चा करेंगे। कलावाद भी एक व्यवस्थित विचारधारा नहीं है। यह कला के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण का परिचायक है। एक आंदोलन के रूप में इसका जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में हुआ, पर एक कलात्मक प्रवृत्ति के रूप में इसका आरंभ प्राचीन युग के ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काव्य चिंतन से ही माना जा सकता है। अरस्तु ने
काव्य की स्वायत्तता की स्थापना की। उन्होंने काव्य को गंभीर विवेचन का विषय बनाकर उसके महत्व को प्रतिष्ठित किया। उनके पूर्व काव्य को ज्ञान के क्षेत्र में इतना महत्व प्राप्त नहीं था। एक परिष्कृत आनंदानुभूति को कला का प्रयोजन सिद्ध कर उन्होंने उसे नैतिक शैक्षिक घेरे से बाहर निकाला। अरस्तु ने कला के सामाजिक या नैतिक मूल्य का खंडन नहीं किया, लेकिन उसके आनंदात्मक मूल्य पर जोर डालकर उसे प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। लेकिन प्राचीन युग के बाद मध्य युग में स्थिति बदल जाती है। मध्यकालीन यूरोप में कला मुख्यतः ईसाई धर्म की छत्र छाया में पल्लवित हुई। इसीलिए दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में इसे डार्क एज भी कहा जाता है, अंधेरे का दौर। स्वभावतः इस दौर में धार्मिक और नैतिक मूल्यों के बरक्स कलागत मूल्यों को गौण माना गया। धार्मिकता प्रधान हो गई, धर्म से जुड़े हुए मूल्य अंधविश्वास महत्वपूर्ण हो गए और कला में उपदेशात्मकता आ गई। एक लंबे समय के बाद, पूरे मध्य युग के बाद, आधुनिक युग में 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में रोमांटिक युग में इस स्थिति में बदलाव आया। स्वच्छंदतावादी विचारधारा के अनुसार कविता प्रबल भावों की अभिव्यक्ति द्वारा मानव मन को प्रभावित और उद्वेलित करती है, नैतिक उपदेश के द्वारा नहीं। यहाँ आप एक बार फिर से वर्ड्सवर्थ का वह कथन याद कर सकते हैं, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। आशय कि कविता में तीव्र भावों की अभिव्यक्ति होती है। यह भाव की तीव्रता ही पाठकों को प्रभावित और उद्वेलित करती है और भाव की यह अभिव्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो नैतिक मूल्य आते हैं, जो शैक्षिक मूल्य आते हैं, जो शैक्षिक तत्व आते हैं, वो सिर्फ प्रासंगिक रूप में निहित होते हैं। मुख्य है भावों की प्रबल अभिव्यक्ति। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित कलावाद को विज्ञान के वर्चस्व के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाना चाहिए। मतलब यह कि हमने प्राचीन युग की बात की, हमने रोमांटिक युग की बात की, लेकिन असल में कलावाद जिस युग से, जिस दौर से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, वह यह 19वीं सदी का उत्तरार्ध ही है, जिसमें एक आंदोलन के रूप में इसकी स्थिति दिखाई पड़ती है। और यह जो आंदोलन है वह विज्ञान के वर्चस्व के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई पड़ती है। आधुनिक काल में विज्ञान के वर्चस्व के कारण धर्म, दर्शन और कला विशेष रूप से उपेक्षित होने लगी। विज्ञान के साथ साथ पूंजीवाद के विकास ने एक ऐसी व्यावसायिक संस्कृति को जन्म दिया जिसमें उपयोगितावाद का महत्व बहुत बढ़ गया। जिन व्यक्तियों या वस्तुओं का सीधे तौर पर कोई उपयोग न हो, उन्हें महत्वहीन और बेकार माना जाने लगा। हर चीज, यहाँ तक कि इंसान भी क्रय विक्रय की चीज बन गई। इंसान का मेहनत क्रय विक्रय की चीज बन गई। हर चीज एक पण्य वस्तु बन गई जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। और जो क्रय और विक्रय के योग्य हो और जिसकी कीमत अधिक हो, जिसका उपयोग अधिक हो, उसे ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इसलिए स्वाभाविक थी कि इसके बरक्स प्रतिक्रिया हुई। कला का जब महत्व बहुत गौण हो गया तो एक तरह से कलाकारों ने प्रतिक्रिया की। इस व्यावसायिक युग में कला का महत्व बहुत घट गया। इसके खिलाफ कलाकारों ने एक तरह से प्रतिक्रिया की और प्रतिक्रिया में फ्रांस के कलाकारों ने यह दावा किया कि मनुष्य द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं में कला सर्वोत्तम है, क्योंकि यह स्वतंत्र, स्वतःपूर्ण और शाश्वत होती है। अपने अस्तित्व से बाहर इसका कोई नैतिक उद्देश्य नहीं होता। एक कलाकृति का वास्तविक प्रयोजन अपने शिल्प की परिपूर्णता में विद्यमान होना है, यानी सुंदर होना, और अपना उद्देश्य स्वयं माना जाना। यह कहा गया कि कला सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से भी निरपेक्ष और स्वायत्त होती है। इस संदर्भ में एक फ्रेंच मुहावरा बहुत प्रचलित हो गया, लार पोर लार, अर्थात कला कला के लिए।
इसलिए कलावाद को सौंदर्यवाद भी कहा जाता है। आशय यह कि कला को सुंदर होनी चाहिए और उस सुंदरता से मनुष्य के मन में सौंदर्यानुभूति जो जगती है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए उसका कोई सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कोई नैतिक उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है। यह अलग बात है कि कलावादियों में भी आपको मतभेद दिखाई पड़ेंगे। जैसे बौडलेयर कला में भी एक नैतिकता को निहित मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह नैतिकता ऊपर से लादा हुआ नहीं होता, बल्कि कलाकार की जीवन दृष्टि में ही छिपी हुई होती है। तो कुछ कलाकार इस रूप में नैतिकता की बात साहित्य या कला के संदर्भ में करते हैं, लेकिन कई दूसरे हैं जो कला में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक उद्देश्य को निहित होने को नकारते हैं। मानते हैं कि कला अपना उद्देश्य स्वयं है, कला के बाहर इसका कोई उद्देश्य नहीं है। कलावाद से संबंधित प्रमुख लेखक हैं इस दौर के एडगर एलन पो, बौडलेयर, मलारमे, वॉल्टर पेटर, जेम्स व्हिसलर, ऑस्कर वाइल्ड, जेई स्पिनगार्न और एसी ब्रैडले आदि। नई समीक्षा, न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े आलोचकों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कलावादी आंदोलन का ऐतिहासिक और वैचारिक आधार जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक एमुएल कांट के प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट में पाया जाता है। उनकी मान्यता थी कि विशुद्ध सौंदर्य अनुभव में किसी वस्तु के प्रति तटस्थ अनुचिंतन शामिल होता है जो वास्तविकता या उपयोगिता या नैतिकता के बाहरी छोरों के संदर्भ के बिना स्वयं अपने लिए आनंदित होता है। मतलब कला के अनुचिंतन में, उसके आनंद में सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक तत्व नहीं होते। वह सुंदर है और उसकी आनंदानुभूति जो होती है वह इन चीज़ों से निरपेक्ष होती है। कांट का आशय यह है कि सौंदर्य मनुष्य की चेतना में निहित है, उस चेतना के बाहर नहीं। कांट की इसी धारणा को इटली के एक प्रसिद्ध दार्शनिक बेनेडितो क्रोचे ने अपने ग्रंथ एस्थेटिक में, जो 1902 में प्रकाशित हुई, इसे विकसित रूप देने का काम किया और एक तरह से इसको चरम पर ले गए। उन्होंने कला की रचना की पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण किया। क्रोचे ने कला की बाह्य अभिव्यक्ति को अनावश्यक मानते हुए उसे पूरी तरह एक सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया। उन्होंने चेतना के एक विशिष्ट रूप, सहजानुभूति, इंट्यूशन की धारणा का प्रतिपादन किया। और यह जो सहजानुभूति की धारणा है, जैसा कि मैंने कहा कि यह सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया है, इसकी बाह्य अभिव्यक्ति तक क्रोचे अनावश्यक मानते हैं। मतलब कला मनुष्य की चेतना में उत्पन्न होता है और मनुष्य के मन और उसकी चेतना में ही अभिव्यक्त होकर पूर्ण रूप ग्रहण कर लेता है। उसकी बाहरी अभिव्यक्ति मूर्ति कला के रूप में, चित्रकला के रूप में या कविता में या उपन्यास में या अन्य किसी रूप में वह अनावश्यक है। अभिव्यंजना मनुष्य के मानस के अंदर, मन में ही पूरी हो जाती है। बाह्य अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है। अगर कोई उसे बाह्य अभिव्यक्ति करना उसका चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन अभिव्यंजना तो मन में ही पूरी हो जाती है। यहाँ कला की जिस प्रक्रिया को निरूपित किया गया है वह न सिर्फ सूक्ष्म, जटिल दिखाई पड़ता है, बल्कि आध्यात्मिक सा जान पड़ता है। जाहिर है ऐसे में कलावाद की यह समझ रचना के विश्लेषण के लिए हमें कोई उपकरण या औजार मुहैया नहीं करता और न ही उसके मूल्यांकन के लिए उसके मूल्यांकन को संभव बनाता है। क्योंकि क्रोचे के अनुसार तो कला का मूल्यांकन अनावश्यक है, गैर जरूरी है। मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आलोचना में किसी बात पर विचार होगा तो सिर्फ उसकी जो बाह्य अभिव्यक्ति हुई है, वह अभिव्यक्ति ठीक से हो पाई है या नहीं, इस बात पर सिर्फ विचार किया जाना चाहिए। कला का मूल्यांकन नहीं हो सकता कि कोई कला क्यों अच्छी है, क्यों महान है,
क्यों कम अच्छी है या क्यों बेकार है, निरर्थक है, ऐसा करना अर्थात मूल्यांकन करना गलत है। इस कलावादी प्रवृत्ति की, इस सौंदर्यवादी प्रवृत्ति की जाहिर है यूरोप के कुछ एक आलोचकों ने इसकी कड़ी आलोचना की, जिसमें आइए रिचर्ड्स की आलोचना महत्वपूर्ण है। रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कलावादी धारणा और प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की। उन्होंने काव्य की शेष जगत से भिन्न सत्ता स्वीकार नहीं की और न ही कलात्मक अनुभव को जीवन के सामान्य अनुभव से बिल्कुल अलग माना। उन्होंने कलात्मक अनुभव को कुछ विशिष्ट जरूर माना, पर उसके कारणों की खोज इस अनुभव की निर्वैयक्तिकता और सार्वभौमिकता जैसी विशेषताओं में की। रिचर्ड्स ने कलावाद पर व्यंग करते हुए उसे सौंदर्य शास्त्र का निजी स्वर्ग कहा कि चूंकि कला के लिए इस दुनिया में स्वर्ग नहीं है, विज्ञान के दौर में चूंकि उसकी उपेक्षा हुई, तो कलाकारों ने अपना एक प्राइवेट स्वर्ग, एक प्राइवेट हेवन, निजी स्वर्ग बना लिया। यहाँ हम इस बात का भी उल्लेख कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे की और इस अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति की, कलावादी प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की। उन्होंने लिखा, इधर हमारी हिंदी में भी काव्य समीक्षा के प्रसंग में कला शब्द की बहुत उद्धरणी होने लगी है। मेरे देखने में तो हमारे काव्य समीक्षा क्षेत्र से जितनी जल्दी यह शब्द निकले उतना ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।